नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के एक बड़े दिलचस्प हिस्से पर थोड़ी गहराई से नजर डाल रहे हैं। इसका शीर्षक है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति जी। और इसका मकसद, जैसा कि मुझे समझ आया, ये जानना है कि हम अपने इस गोल ग्रह पर जगहों का पता कैसे लगाते हैं, नक्शों से लेकर टाइम जोन्स तक। बिल्कुल। तो चलिए इसी जानकारी की परतें खोलते हैं। हाँ, देखिए, स्रोत बताते हैं कि पृथ्वी तो गोल है ना? अब इस गोल चीज पर किसी एक जगह को बिल्कुल ठीक ठीक बताना भी अपने आप में एक मजेदार चुनौती है। हाँ, ये तो है। और यहीं पर मानचित्र मतलब नक्शे हमारी मदद करते हैं। नक्शे, हाँ, ये तो हम रोज ही देखते हैं गूगल मैप्स वगैरह पर ये काम कैसे करते हैं? मतलब एक अच्छे नक्शे में क्या क्या होना जरूरी है? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत के हिसाब से 3 मुख्य चीजें हैं। सबसे पहले तो दूरी। हाँ, मतलब जमीन की असल दूरी को कागज के छोटे से टुकड़े पर कैसे दिखाया जाए, इसके लिए होता है पैमाना, स्केल। जैसे लिख देते ना, 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर या 1 किलोमीटर। अच्छा, हाँ, समझ गई, स्केल। हाँ। दूसरा है दिशा। हर नक्शे में एक तील होता है, आमतौर पर ऊपर की तरफ, जो उत्तर दिशा बताता है। हाँ, एन लिखा होता है उस पर। बिल्कुल। और जब उत्तर पता चल गया तो बाकी दिशाएं दक्षिण, पूरब, पश्चिम अपने आप पता चल जाती हैं। इनको कहते हैं प्रधान दिग बिंदु। ठीक है। और तीसरा है प्रतीक चिन्ह। मतलब रेलवे लाइन दिखानी है या कोई कुआं, मंदिर, पेड़, पुल दिखाना है तो उसके लिए खास निशान बने होते हैं। हाँ, वो छोटे छोटे सिंबल जैसे। जी, वो मानक प्रतीक होते हैं ताकि कम जगह में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जा सके और सब आसानी से समझ सकें। और नक्शे भी तो कई तरह के होते हैं ना? मैंने सुना है भौतिक, राजनीतिक। हाँ, बिल्कुल। भौतिक मानचित्र वो होते हैं जो पहाड़, पठार, मैदान, नदियां, महासागर जैसी प्राकृतिक चीजें दिखाते हैं। अच्छा। फिर राजनीतिक मानचित्र होते हैं जिनमें देशों, राज्यों, शहरों की सीमाएं दिखाई जाती हैं। हाँ, जैसे भारत का नक्शा जिसमें सारे राज्य दिखते हैं। बिल्कुल। और एक और तरह के होते हैं थीमेटिक मानचित्र। ये किसी खास जानकारी पर फोकस करते हैं, जैसे सड़क का नेटवर्क कहाँ कैसा है, या कहाँ कितनी बारिश होती है, या कहाँ कौन सी फसल उगती है। अच्छा, ये तो बहुत तरह के हो गए। जी, लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, पृथ्वी तो गोल है और नक्शा सपाट। हाँ। तो गोल चीज को पूरी तरह सपाट करना मुश्किल है बिना उसमें कुछ तोड़ मरोड़ किए। सोचिए, संतरे के छिलके को क्या आप बिना फाड़े एकदम सपाट बिछा सकते हैं? नहीं, वो तो मुमकिन नहीं। कहीं ना कहीं से तो फटेगा या मुड़ेगा। बिल्कुल। यहीं पर ग्लोब की जरूरत पड़ती है। ग्लोब पृथ्वी का ज्यादा सही मॉडल है। हाँ, क्योंकि वो भी गोल है। पर ग्लोब पर किसी जगह को एकदम पिन पॉइंट कैसे करें, मतलब बिल्कुल सटीक? बहुत बढ़िया सवाल। इसके लिए एक सिस्टम है जिसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम या निर्देशांक प्रणाली कहते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम? हाँ, जैसे शतरंज की बिसात पर हर खाने का एक पता होता है ना, कॉलम और रो से। हाँ, A1, B2 ऐसे। बिल्कुल वैसा ही पृथ्वी पर किसी भी जगह का पता बताने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, अक्षांश यानी लैटिट्यूड और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। अक्षांश, लैटिट्यूड, ये क्या होता है? देखिए, पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा है, भूमध्य रेखा या इक्वेटर। इसे 0 डिग्री अक्षांश मानते हैं। ठीक है। अब इस भूमध्य रेखा से कोई जगह उत्तर में कितनी दूर है या दक्षिण में कितनी दूर है, इसी कोणीय दूरी को डिग्री में मापते हैं। यही अक्षांश है। अच्छा, तो ध्रुव, पोल्स? हाँ, उत्तरी ध्रुव ठीक 90 डिग्री उत्तर अक्षांश पर है और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर। और ये अक्षांश जलवायु से भी जुड़ा है। भूमध्य रेखा के पास गर्मी ज्यादा रहती है ना। हाँ, उष्ण कटिबंध। बिल्कुल। और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं ठंड बढ़ती जाती है। शीत कटिबंध। समझ गई? तो ये तो हुई लेटी हुई रेखाएं, अक्षांश। अब देशांतर, लॉन्गिट्यूड। देशांतर हैं खड़ी रेखाएं। ये उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ती हैं। इन्हें याम्योत्तर भी कहते हैं। अच्छा। अब इनमें से एक को मुख्य मानना पड़ता है, 0 डिग्री। अंतर्राष्ट्रीय सहमति से ये तय हुआ कि जो रेखा लंदन के पास ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से गुजरती है वो 0 डिग्री देशांतर होगी। इसे प्रमुख याम्योत्तर या प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ग्रीनविच, हाँ सुना है, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। बिल्कुल, उसी से जुड़ा है ये। तो इस 0 डिग्री से पूर्व की तरफ या पश्चिम की तरफ जो कोणीय दूरी होती है डिग्री में, उसे देशांतर कहते हैं। कहाँ तक? ये 180 डिग्री पूर्व तक जाती हैं और 180 डिग्री पश्चिम तक।
दोनों 180 डिग्री वाली रेखा एक ही है, ग्लोब के पीछे। अच्छा, तो किसी भी जगह का अक्षांश और देशांतर पता हो तो हम उसे ग्लोब पर ढूंढ सकते हैं। एकदम सटीक। जैसे मान लीजिए दिल्ली, ये लगभग 29 डिग्री उत्तर अक्षांश और 77 डिग्री पूर्व देशांतर पर है। अरे वाह, ये तो जीपीएस जैसा हो गया एक तरह से। पर आपने जीएमटी का जिक्र किया, देशांतर और समय का क्या कनेक्शन है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है ना? जी। और एक चक्कर पूरा करने में उससे लगते हैं करीब 24 घंटे। और एक चक्कर मतलब पूरा 360 डिग्री घूमना। हाँ, सही है। तो अगर 24 घंटे में 360 डिग्री, तो एक घंटे में कितना हुआ? 360 को 24 से भाग दीजिए। 15 डिग्री। बिल्कुल। तो पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर 15 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय में लगभग एक घंटे का फर्क आ जाता है। ओहो। ग्रीनविच यानी 0 डिग्री से आप जितना पूर्व में जाएंगे समय उतना आगे होगा, और जितना पश्चिम में जाएंगे समय उतना पीछे होगा। तभी तो जैसे किताब में लिखा है, गुजरात के पोरबंदर और असम के तिनसुकिया में सूरज निकलने और डूबने के टाइम में इतना फर्क होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनके देशांतर में लगभग 30 डिग्री का फर्क है। 30 डिग्री मतलब 15 डिग्री पर 1 घंटा, तो 30 पर 2 घंटे। बाप रे। जी हाँ, करीब 2 घंटे का अंतर। अब सोचिए, अगर हर शहर अपना अपना लोकल टाइम मानने लगे तो कितनी गड़बड़ होगी। ट्रेन का टाइम टेबल कैसे बनेगा? हाँ, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसी मुश्किल को हल करने के लिए मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम का कॉन्सेप्ट आया। स्टैंडर्ड टाइम। हाँ, ज्यादातर देश क्या करते हैं कि अपने देश के बीच से गुजरने वाले किसी एक देशांतर रेखा का जो स्थानीय समय होता है, हाँ, उसी को पूरे देश के लिए आधिकारिक समय मान लेते हैं। अच्छा, जैसे भारत में? जी, भारत में हमने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को अपना मानक याम्योत्तर माना है। ये इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्व। ये ग्रीनविच से कितना आगे हुआ? 82.5 को 15 से भाग दीजिए तो आता है 5.5, यानी 5.5 घंटे। तो भारत का मानक समय IST ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5.5 घंटे आगे है। ओह अच्छा, इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो यहाँ शाम के 5:30। एकदम सही। इससे पूरे देश में घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं। हालांकि रूस जैसे बहुत बड़े देशों में एक से ज्यादा टाइम जोन भी होते हैं। रूस में तो शायद 11 हैं। 11? बाप रे। जी। अच्छा, स्रोत में एक और दिलचस्प बात है, उज्जैन का जिक्र है। हाँ, मैंने पढ़ा वहां से भी कोई रेखा गुजरती थी। हाँ, भारत में ग्रीनविच से बहुत पहले प्राचीन काल में उज्जैन से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा को समय गणना का आधार माना जाता था। सच में? जी हाँ, ये दिखाता है कि भारत में खगोल विज्ञान और समय की गणना का ज्ञान कितना पुराना और विकसित था। वरामिहिर जैसे विद्वान यहीं मुरे। ये तो कमाल की बात है। और समय की बात चली रही है तो एक और चीज है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। हाँ, ये क्या है? ये लगभग 180 डिग्री देशांतर रेखा के साथ साथ चलती है। ये सीधी नहीं है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, ताकि किसी देश या द्वीप समूह को बीच से ना काटे। अच्छा। इस रेखा को पार करने पर तारीख बदल जाती है। अगर आप पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं